मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने तारस यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूं आप सबों के सामने फिर से एक नया सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर थ्योरी। कौन सा? नंबर थ्योरी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। और ये जो नंबर थ्योरी है, ये जो नंबर थ्योरी है आपके सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। और इस नंबर थ्योरी के अंदर में आज हम लोग नंबर थ्योरी को कंप्लीट कवर अप करेंगे वन शॉट में, मतलब एक ही लेक्चर में आपको नंबर थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत काम की वीडियोस हमारे चैनल पर होते हैं, खासकर बीएससी वाले बच्चों के लिए। और मैं 12th वालों के लिए भी अच्छा काम कर ही रहा हूं। अब रिसेंटली 12th वालों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर कोर्स हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लेक्चर्स खत्म होने के बाद। और यह आपका लास्ट लेक्चर होगा सेमेस्टर 1 का। नंबर थ्योरी के अंदर में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मॉड्यूलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। खैर अभी एग्जाम का टाइम है, आप सिलेबस में जो चीज देख रहे हैं उसकी चीजों को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन खासकर टू दी पॉइंट की बात हो कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है, उस पर ज्यादा काम करना हम लोग के लिए लाभदायक रहेगा। और एक मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देते चलूं आप सभी को, आप सभी को छोटा सा इंफॉर्मेशन देते चलूं। एक सेकेंड मेरे भाई, हो। मैं अपने ऐप के बारे में बताना चलूं आपको। इस ऐप पर आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको ये ऐप ठाकुर सर मैथ्स इंस्टॉल कर लेना चाहिए हमारे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे ठाकुर सर मैथ्स, वहां पे मिल जाएगा। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सबका फ्री पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सबका फ्री वीडियोज अवेलेबल है, मतलब आपको अगर वीडियोज भी देखना है, फ्री वीडियोज कुछ कोर्स का, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं जल्दी ही यूट्यूब के जितने भी वीडियोज है उसको सिस्टमैटिक ढंग से अपने ऐप पर डालने वाला हूं, तो वहां भी आप देख सकते हैं। बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है और पेड कोर्स भी अगर आप करना चाहते हैं हमारे ऐप से, तो हमारे ऐप पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और किसी भी तरह के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, ऑफर्स वगैरह में जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9155545177। आइए सर, सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक से। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसके अंदर में जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसी से शुरुआत करते हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपके क्लास 11th को पूरी तरह रिलेट करता है, क्लास 11th के टॉपिक से मैच करता है, इसलिए पहले इसको सीखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर में हम लोग बात करेंगे सर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीएमआई कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई कहते हैं, ताकि आपको ज्यादा अपने मुंह को दर्द नहीं देना पड़े। इसके अंदर में दो बातें हम सीखेंगे भैया, स्टेटमेंट क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, ये दो चीजें आपको सीखना है। इसके बाद हम चल जाएंगे भैया कंसेप्ट पर कि सवाल कैसे बनाने हैं, इतना ही काम ही होता है। कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसको आप जज कर सकते हैं कि वो सेंटेंस आइदर ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल लो मुंह से, कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल लो मुंह से जिसको आप जज कर सकते हो कि भैया ये सही है कि गलत है, उस सभी सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्लियर बात? जैसे कि आपने कह दिया सर यहां पर से दो जो है इवन नंबर है, दो क्या है सर? इवन नंबर है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तब भी स्टेटमेंट हुआ। ट्रू है तब भी स्टेटमेंट है। क्या ये दो लिखा हुआ अपने पास में इवन नंबर है? नहीं सर, इवन नंबर नहीं है, बोलना फॉल्स है, बोलना ये सेंटेंस जो बोला आपने वो फॉल्स है,
फॉल्स है, लेकिन तब भी स्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप मुंह से बोल रहे हो जिसको जज कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में आप सत्य और असत्य के बारे में बता सकते हो, ट्रू और फॉल्स के बारे में बता सकते हो, उस सभी सेंटेंस को बोलते हैं स्टेटमेंट। मतलब सेंटेंस ही स्टेटमेंट होता है जिसको जज किया सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है पीएमआई के अंदर में। ठीक है भाई। तो हमारे पास में अगला कहानी आता है भैया, इंडक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन भाई प्यारा सा कहानी है, इसके अंदर में हमें बस इतनी सी बातें समझनी है। ये एक ऐसा टूल है, ऐसा टूल या टेक्निक कह सकते हो, जिससे हम लोग, टेक्निक या मेथड कह सकते हो, जिससे हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। जैसे आपने ये सेंटेंस जो बोला है, ये दो स्टेटमेंट जो बोला है, ये मैथमेटिकल इंडेक्स सेंटेंस है, सॉरी स्टेटमेंट भी कह सकते हो, सेंटेंस भी कह सकते हो, स्टेटमेंट है। जैसे कहा आपने राम आम खाता है, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी होता है। वाकई में खा रहा होगा सत्य है, नहीं खा रहा होगा तो असत्य है। तो यहां पर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते इसको, इंग्लिश का या हिंदी का स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होता है जिसमें मैथ इंक्लूड होगा। तो उसको प्रूफ करने का जो तरीका है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने का जो तरीका है, मेथड है या जुगाड़ है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, अब पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे कि अपने सामने आ गया सर कि भैया कैसे अप्लाई करेंगे रूल या कंसेप्ट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर, ये हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर से सर पीएन जो स्टेटमेंट दिया होगा उसका मान नाम रख लेना है। जो स्टेटमेंट के बारे में आपको ट्रू या फॉल्स चेक करना हो, यानी कि प्रूफ करना हो, उस स्टेटमेंट का नाम रख लीजिएगा पीएन, और एन के जगह पर एक रख के चेक कर लीजिए कि वो सत्य है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, वो चेक कर लेना है। सो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है, जब एन की जगह 1 कर दूंगा, इसी में एन की जगह 1 कर दूंगा तो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तब आगे बढ़ना क्या है सर, आपको मान लेना भाई पी के इज ट्रू। जो स्टेटमेंट आपने 1 पर चेक किया है, उसी स्टेटमेंट को एन की जगह पर के रख के ट्रू हम लोग मान लेंगे, मतलब ट्रू है ऐसा हम लोग मान लेंगे, सत्य है ऐसा मान लेंगे। यहां पर के क्या है सर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। उसके बाद हमें फिर क्या करना है सर, पी के प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है। सो दैट मतलब हम प्रूफ करेंगे के प्लस 1 के लिए। अगर प्रूफ कर दिए तो भैया स्टेटमेंट जो है पीएन वो ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब आपको यहां पर से क्या करना है सर, कि सबसे पहले स्टेटमेंट जो दिया उसका पीएन नाम रखना है, एन के जगह 1 रख दो, एलएचएस चेक करो, उसके बाद पी के ट्रू है ये मान लो, उसके ऐसा कोई जुगाड़ करो कि वो के प्लस 1 को ट्रू साबित करते। अगर हो गया तो कहानी समझ लो भैया प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब वो स्टेटमेंट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए काम कर रहा है। जैसे देखो अपने पास ये तरह सा क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट या प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पीएमआई का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने में ए बी का पावर एन, जिसमें ए का पावर एन और बी का पावर एन बन जाता है, यह हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर इसके अंदर में, सबसे पहले इसके अंदर में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसका नाम रख लेना पीएन। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका नाम पीएन रख लेना है। पीएन सच दैट, जिसको प्रूफ करना उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। ए बी का पावर एन और ए का पावर एन बी का पावर एन हो जाता है, यह आपने मान लिया। इसमें एन के जगह पर 1 लगा देना है, एन के जगह पर 1 पुट कर देना है। पुट कर दिया सर, n इज इक्वल टू 1। जैसे आपने 1 रखा, इसका मतलब आप देखोगे इसका एलएचएस पोर्शन जो हो जाएगा, एलएचएस पार्ट, वो a इंटू बी का पावर 1, यानी कि कह सकते हो डायरेक्टली यहां पर से a इंटू बी आ रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे सर आरएचएस का। आरएचएस में n के जगह पर 1 लगा देंगे, यानी कि यहां पर से लिख सकते हो a का पावर 1 b का पावर 1, यानी कि a इंटू बी। और आप देख पाओगे सर एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है, एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है। इसका मतलब बोलोगे यहां पर से P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। ठीक है भाई, एक के लिए आपने प्रूफ कर दिया। अब आप मान लोगे ये स्टेटमेंट जो है के लिए भी ट्रू है, ऐसा मान लोगे, सपोज करोगे। यानी कि सर आपने यहां पर से मान लिया सर, लेट
पी के इज ट्रू, आपने मान लिया कि पी के ट्रू है, मतलब एन के जगह पर के रख दूंगा, ये स्टेटमेंट वैलिड है, ऐसा मान लेना है। इसका मतलब लिखोगे देयरफॉर पी के सच दैट, इस प्रकार से रहेगा भैया कि ए बी का पावर के, इसी में एन के जगह पर के समझ लीजिए, और क्या समझना है भाई, अब आपको यहां पर बजाबते ऐसा कोई जुगाड़ करना है कि के जगह पर के प्लस वन आ जाए, के जगह पर के प्लस वन आ जाए, ऐसा जुगाड़ करना है। तो दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि यहां पर से ए बी से मल्टीप्लाई करके तो पावर कितना हो जाएगा इसका, के प्लस वन। यानी कि हम इसमें फॉर के प्लस वन के लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन साबित करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे सर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी, ए इंटू बी। एलएचएस पोर्शन जो हो जाएगा अपना ए इंटू बी का पावर सर के प्लस वन हो चुका है, क्योंकि इसी को सोच के हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया। आप एलएचएस के बारे में सोचना है, आरएचएस अपने आएगा, ठीक है। ए का पावर के इंटू बी का पावर के, उसमें इंटू करना है ए बी से। ए वाले को ए के साथ डाल दो, ए वाले को ए के साथ डाल दो, इंटू में है, कैसे भी लिख सकते हो, इंटू ए का पावर के इंटू ए लिख दो। उसके बाद सर यहां पर बी का पावर के इंटू बी लिख दो, यहां पर ए का पावर के प्लस वन बन रहा है, बी का पावर के प्लस वन बन रहा है। इसका मतलब यह समझना है कि क्या जो काम के कर रहा है वही के प्लस वन कर रहा है। ए बी का पावर के है तो ए का पावर के, बी का पावर के, दोनों का पावर अलग अलग हो रहा है। यहां भी ए बी का पावर के प्लस वन है तो यहां पर ए का पावर के प्लस वन, बी का पावर के प्लस वन हो रहा है। इसका मतलब जो काम कर रहा है के, वही काम के प्लस वन भी कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो यहां पर लिख देंगे भैया देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू, और पी के प्लस वन अगर ट्रू हो गया, इसका मतलब भैया कह सकते हो यहां पर से हेंस Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है, ऐसा प्रूफ कर देना है। बात खत्म, प्रूफ कर दिया हमने। ऐसा अपने पास प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कहता है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव इज मल्टीपल ऑफ थ्री, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव 3 का मल्टीपल है, ऐसा प्रूफ करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स में आ सकते हैं। आइए सर, सबसे पहले जिस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है उसका नाम रखिएगा Pn। तो हमने रख लिया सर Pn सच दैट, इसको पता है सच दैट n इंटू एन प्लस वन, साथ में n प्लस में 5 इज मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल ऑफ किसका हुआ सर, 3 दिया हुआ अपने पास में, बिल्कुल। अब इस मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, 3 के टेबल में आता होगा, 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल भी हो सकता है। यहां पर इतना इज डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल ऑफ 3 बोलिए, डिविजिबल बाय 3 एक ही बात होता है, ठीक है भाई। हाँ, तो आपको यहां पर करना क्या है सर, इसमें पुट कर देना है n के जगह 1, n के जगह जैसे ही 1 पुट करोगे अपने पास, तो ये जो अपना स्टेटमेंट है n इंटू एन प्लस वन और n प्लस में 5, ये हो जाएगा सर 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 5, ये होगा अपने पास सर 6 2 12। ये 12 जो है वाकई में मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल ऑफ कितना आ रहा है सर, 3, सही है। इसका मतलब जो वैल्यू आया 12 3 का मल्टीपल में है, हाँ सर। इसका मतलब ये जो अपने पास रिजल्ट है, यानी सॉरी ये जो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 5 जो है वो 3 का मल्टीपल आता है, यानी कि स्टेटमेंट सही है जब n की जगह पर 1 रख रहे हैं। तो यहां से आप बोल सकते हो इसका मतलब P1 इज ट्रू, P1 स्टेटमेंट क्या है सर, ट्रू है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या सर, मान लेंगे Pk इज ट्रू, हमने मान लिया सर Pk क्या है सर, सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। सत्य आपने मान लिया, इसका मतलब आप यहां पर से ये कह सकते हो कि यहां पर n के जगह पर k रख दो, तो Pk सच दैट k इंटू के प्लस 1 और k प्लस में 5 जो है ये मल्टीपल होगा, इज मल्टीपल ऑफ कितना सर, 5 के मल्टीपल में आता है।
अगर ये 5 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5 के मल्टीपल नहीं, सॉरी 3 का मल्टीपल ऑफ 3। हमें इसका मतलब ये समझना होगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 के टेबल में आता होगा, यानी 3 इंटू समथिंग आता होगा। तो हम यहां पर वो चीज मान लेंगे भैया, यहां पर से k इंटू के प्लस में 1 और k प्लस में 5 जो है वो 3 इंटू समथिंग आ गया k के। यहां पर जो k दिख रहा है आपको, ये k जो है वहां पर k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस में 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। इसको मल्टीप्लाई करके रख लो, काम आएगा। k से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर k स्क्वायर प्लस में k, और इसके बाद सर k इस प्लस में 5, इधर में आ गया सर 3k। यानी कि यहां से लिखोगे k का पावर 3 ये वाला, और उसके प्लस में 5k प्लस में 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर, उसके बाद k से मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर प्लस में 5k इज इक्वल टू k तो पहले से था, k नहीं लेना था यहां पर, k मत लो, कंफ्यूजन हो जाएगा भैया, m ले लो, बराबर 3m। यहां बोल देना है कि m पॉजिटिव इंटीजर है। और थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लो, k का पावर अपने पास में आ गया सर 3, यहां पर 6k का स्क्वायर प्लस में 5k इज इक्वल टू में 3m है। बस इसको इतना पर छोड़ दो। अब आपको करना क्या है, k प्लस 1 के लिए काम करना है। फॉर k प्लस 1 n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है सर, बस इतना सा गेम खेलना है आपको इसमें कि जहां जहां k है वहां पर k प्लस 1 डाल देना है LHS पोर्शन में, और RHS वाला पोर्शन को सॉल्व करना है। अगर वो भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी 3 इंटू समथिंग आएगा, 3 इंटू समथिंग, तो समझ जाइए कि अपना काम बन चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपको यहां पर जो दिख रहा है ये वाला, उसमें कर दो k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 5 यानी k प्लस 6। आपको करना है यहां पर क्या सर, k के जगह k प्लस 1 लिख देना है। उसके बाद यहां पर देखोगे k के जगह पर k प्लस 1 कर दिया, अब प्लस में सर हमने कर दिया 1, उसके बाद फिर इंटू में k प्लस 1, अब प्लस में कितना 5। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं सिंप्लीफाई। k प्लस 1 इंटू में k प्लस में 2 इंटू में k प्लस में 6 है। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, चलिए मल्टीप्लाई करिएगा तो k इंटू के स्क्वायर 2k प्लस 1k 3k प्लस में सर 2, उसके बाद सर k प्लस में 6, यहां पर से कह सकते हैं k का पावर 3, k से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 3k स्क्वायर प्लस में 2k। ठीक है, k से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6k स्क्वायर प्लस में देखोगे तो 18k प्लस में लिख दिया हमने 12। अब देख सकते हो यहां पर से k का पावर 3 प्लस में 9k स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस में 18 2 20k, फिर प्लस में लिख दिया सर मैंने 12। इतना लिखने के बाद आप अस्थिर मत हो जाना, आपने बस क्या किया है यहां पर इसको अरेंज करके लिखा है। अब आपको कोशिश ये करना है कि इसको हम 3 इंटू समथिंग लिखने का कोशिश करेंगे जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू है तो प्रूफ करना है इसको। अच्छा, तो यहां पर से देखोगे आप क्या सर, यहां पर से मैं देख रहा हूं ये सर कि अगर हम इसमें देखें तो k का पावर 3 6k स्क्वायर प्लस 5k इसमें से साइड कर लेते हैं। k का पावर 3 प्लस में 6k स्क्वायर प्लस में 5k को हम साइड कर लिए, और हमारे पास जो बचने वाला है प्लस के साथ वो बचने वाला है कितना सर, k क्यू तो ले ही लियो, 9 में से चला गया 3 तो 3k स्क्वायर, फिर प्लस इसमें से ले लिया आपने 5 तो 15 प्लस का 15k प्लस का 15k
और उसके बाद कांस्टेंट टर्म में आ गया सर 12। अब इसमें देखो ये बन जाएगा अपने पास 3 इंटू एम, आप प्लस में 3 कॉमन ले लोगे तो के स्क्वायर प्लस में 5k, आप प्लस में कितना सर 4। आप कह सकते हैं यहां का इसका मतलब 3 पूरे में कॉमन आ गया, 3 इंटू हो गया सर m इन प्लस में के स्क्वायर, अब प्लस का सर 5k, अब प्लस का 4। इसका मतलब लिख सकते हो 3 इंटू में समथिंग, 3 इंटू समथिंग, 3 का मल्टीपल है, बात खत्म। 3 इंटू समथिंग 3 का मल्टीपल है कि नहीं। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 बराबर तो सीधा बात इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल में आता है। इसका मतलब फाइनली कह सकते हैं यहां पर से कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर से हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मुस्कुराने की वजह तुम हो। देखो भाई यहां पर भी प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी 3 का, सॉरी ये भी पीएमआई पर ही है क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, ये भी अच्छे क्वेश्चन में गिनती होता है। 10 का पावर 2n-1 प्लस में 1 इज मल्टीपल ऑफ 11। सर मल्टीपल पढ़ दिया, अरे डिविजिबल या मल्टीपल दोनों को एक ही सेंस में आप एक्सेप्ट कीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। हाँ भाई यहां पर से क्या इसको प्रूफ करें कि डिविजिबल है किससे 11 से, तो आपको यहां पर मान लेना भैया Pn सच दैट 10 का पावर से 2n-1 प्लस का 1 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर से कि इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो अपने पास 11 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर से पुट कर देंगे सर n का वैल्यू 1, तो 10 का पावर 2n-1 प्लस 1 है, मतलब 10 का पावर 2 इंटू 1-1 प्लस का 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब बोल सकते 10 का पावर 1 11 हो जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 11 तक खुद डिविजिबल है ना भाई 11 से, हाँ सर डिविजिबल बाई 11। हम्म 11 के टेबल में आता है। अब हम बात करेंगे सर यहां पर से, मान लेंगे भाई पी के इज ट्रू, मैंने मान लिया कि सर यहां पर से पी के इज ट्रू, पी के ट्रू है, इसका मतलब हम बात करेंगे यहां पर से बात ये करेंगे सर कि यहां पर n के जगह पर k डाल दो, 2k-1 प्लस का 1, ये जो है अपने पास में मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 11। आपने इसको माना कि सही है, यानी कि 11 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब आप यहां पर से लिखो ना, इसको क्या लिखोगे सर 10 का पावर 2k-1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 11 इंटू समथिंग, यहां पर समथिंग जो वो नेचुरल नंबर रहेगा, क्या रहेगा नेचुरल नंबर रहेगा। अब इसका यूज करेंगे हम लोग आगे चल के, किस तरह से यूज कर सकते करते हैं वो देखिए जरा सा ध्यान से। हम बात करने वाले अब यहां पर से फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें जहां भी k दिख रहा है वहां पर कर दो k प्लस 1, तो 2 इंटू में k प्लस 1 माइनस में 1, अब प्लस का कितना 1 इज इक्वल टू देखो इसमें होशियारी करो थोड़ा सा, क्या ये अपने पास लिखा हुआ है 10 का पावर 2k प्लस में 2 है, अब माइनस का 1 है, अब प्लस का कितना 1 है। इसको करते हैं 10 का पावर सर 2k माइनस का 1 एक साथ और 2 अलग कर देते हैं। मैं उसको प्लस 1 नहीं कर दिया हूं, मैंने अलग कर दिया थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि सर इसको ब्रेक कर सकते हैं, 10 का पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 का पावर सर 2 प्लस का 11, ठीक है बंधु।
11 नहीं, ये 1 है। अब देखो यहां पर क्या खास बात है भाई कि 10 का पावर 2k माइनस 1 का जो वैल्यू है वो अब -1 इधर ले आओ तब, या +1 तो हो नहीं सकता है, ये 1 इधर ले आओ, 11m-1 है ये 11m-1। तो 10 का पावर से 2k माइनस 1 के जगह पर, उसी के जगह पर तो लिख देता हूं मैं, उसी के जगह पर 11m-1, 11m-1, अब फिर उसका इंटू 10 का पावर 2 यानी कि 100, अब फिर प्लस का 1। ठीक है सर, यानी कि यहां से मैं देखूं यहां पर तो 1100 हो जाएगा, m माइनस 100 प्लस का 1, 1100m, अब फिर माइनस का 99। यहां से ले लो 11 कॉमन, हमारे पास 100m हो जाएगा, अब फिर माइनस का 9। आपने देखा 11 इंटू समथिंग हुआ, इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर से कि ये जो दिया हुआ है अपने पास में कितना सर, देयरफॉर 10 का पावर 2k माइनस 2k प्लस 2k माइनस 1 प्लस 1, यस 2k माइनस 1 अब प्लस 1, 2k माइनस 1 ये था ना, 2k प्लस 1, क्या हो रहा है सर, 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये 11 से पूरा पूरा कट रहा है, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं सर हम लोग कि pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 ट्रू है, इसका मतलब कहेंगे भैया हेंस pn इज ट्रू, hence pn is true, hence pn is true for all n belongs to natural number। सही है, एकदम सही है। तो पीएमआई पर इतना ही काफी है, और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलता है एग्जामिनेशन में तो आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि कैसे आपको उस पर अप्लाई करना है। बस पैटर्न पकड़ में आना चाहिए कि हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप अपने अनुकूल ढाल दीजिएगा। आइए सर, हमारे पास है वेल ऑर्डर सेट। ये क्या होता है सर, वेल ऑर्डर सेट? वेल ऑर्डर सेट क्या होता है सर? वेल ऑर्डर सेट x लेस देन इक्वल टू डिनोट करता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को। ये किसको डिनोट कर रहा है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को। अगर ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को डिनोट कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। पार्शियली ऑर्डर सेट आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, पार्शियली ऑर्डर सेट, टोटल ऑर्डर सेट वही है। पार्शियली ऑर्डर सेट को डिनोट करता है, देन x जो है वो कहलाएगा सेट टू बी वेल ऑर्डर बाय लेस देन इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ। शर्त क्या है सर? कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ x का जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट बन सकता है उसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ x हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करता होगा। सबसेट होता है, सबसेट तो एम्प्टी सेट भी होता है, बिल्कुल सर, सबसेट तो एम्प्टी सेट भी होता है, हाँ, लेकिन यहां एम्प्टी वाली बात नहीं होगी। नॉन एम्प्टी सबसेट S जो होगा वो x का कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करता होगा। एवरी सबसेट S ऑफ x हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट। मतलब क्या हुआ सर? इस x का जो भी सबसेट है S, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो उसके पास, तो कहलाएगा वेल ऑर्डर सेट। ठीक है। थ्योरम भी इसके ऊपर अपने पास दिया हुआ कि सर एक सेट है अपने पास लेस देन इक्वल टू, कौन सेट है सर? लेस देन इक्वल टू ऑलवेज टोटली ऑर्डर्ड सेट। ऑलवेज क्या होता है सर? टोटली ऑर्डर सेट होता है। लीनियरली, टोटली या लीनियरली ऑर्डर सेट बोलते हैं इसको।
या चेन सेट बोलते हैं। ये सारे डिफिनेशंस आपको मिल चुका होगा कहां पर, सेट थ्योरी के अंदर में। सेट थ्योरी का कुछ पार्ट इसमें भी है, नंबर थ्योरी के अंदर में सेट थ्योरी कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसी में आ गया वेल ऑर्डर सेट, टोटली ऑर्डर सेट आ गया आपको किसमें, सेट थ्योरी के अंदर में। टोटली ऑर्डर सेट का ही नाम होता है लीनियरली ऑर्डर सेट या फिर चेन सेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एस लेस देन इक्वल टू अपने पास में वेल ऑर्डर सेट है, जैसा कि मैंने ऊपर से डिफिनेशन करते हुए कहा है, ठीक है। और ए हमने यहां पर से लिया सर कि नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका सर, एस का। उधर एक्स का था, यहां देखो एक्स लेस देन इक्वल टू था तो उसका सबसेट एस था। यहां एस को ही हमने लिया है यहां पर से डिफिनेशन में, थ्योरम के हिसाब से एस को ही लिया है क्या चीज, टोटली ऑर्डर सेट, वे ऑर्डर सेट लिया है उसको, ठीक है। उसको प्रूफ करना है टोटली ऑर्डर, ये वे ऑर्डर सेट ले लिया आपने तो उसका एक सबसेट लोगे ना एस, बिल्कुल। और ये कहना है कि भैया दो एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया किसके अंदर में, एस के अंदर में, एक्स और वाई। और कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है एस का, तो ए के पास एक्स वाई दोनों हो सकता है, सिर्फ एक्स भी हो सकता है और सिर्फ वाई भी हो सकता है, लेकिन फाई नहीं। तीन चीज केस बन सकता है। एस के पास दो मेंबर एक्स और वाई है, एक्स के पास दो मेंबर एक्स और वाई है, तो एस के पास दो मेंबर है एक्स और वाई, तो ए के पास एक्स वाई दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। तीन तरह की कहानियां बन सकती हैं। तो हमने कहा यहां पर से कि सर ए के पास एक्स वाई है, ये सबसेट हुआ एस का, बिल्कुल हुआ सर। इसी का एलिमेंट उठा के तो लिख दिया इसमें, यस। या तो आप सबसेट में कह सकते हो यहां पर से कि या तो फिर एक्स होगा कम से कम या वाई होगा, एक्स आइदर एक्स और वाई इज अ लिस्ट एलिमेंट। यहां पर लिस्ट एलिमेंट था, सॉरी मैंने यहां पर एटलीस्ट पढ़े, लिस्ट मतलब क्या चीज सर, छोटा एलिमेंट हो, छोटा लिस्ट एलिमेंट, एज ए लिस्ट एलिमेंट, छोटा एलिमेंट कंटेन करता हो, एज ए लिस्ट एलिमेंट, छोटा वाला एलिमेंट कंटेन करता हो। एक्स और वाई दो एलिमेंट है, दोनों में से कोई एक छोटा तो होगा ही। या तो एक्स छोटा होगा वाई से या फिर वाई छोटा होगा एक्स से। एक्स छोटा होगा वाई से, चाहे वाई छोटा होगा एक्स से, समझ रहे बात। एस का दो मेंबर लिया एक्स वाई, सबसेट है तो एस के अंदर में एस का मेंबर एम के अंदर में होगा एक्स वाई, दोनों में से कोई एक छोटा हो तो समझ जाओ कि भैया ये टोटली ऑर्डर है। एक्स या वाई दोनों में से कोई एक छोटा होगा, अगर एक्स छोटा होगा तो वाई बड़ा होगा, चाहे वाई छोटा होगा एक्स बड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटली ऑर्डर्ड सेट, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन कंटेन करता है तो, ठीक है भाई। हाँ, वेल ऑर्डर प्रिंसिपल क्या होता है, वेल ऑर्डर प्रिंसिपल बहुत सुंदर चीज अपने पास में है। क्या कह रहा है सर, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए है किसका, पॉजिटिव इंटीजर कंटेन अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट इज ए कंटेन्स एन एलिमेंट एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स। आप जानते हो यहां पर से पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन को भी बोलते हैं पॉजिटिव, एन ही नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। एन नेचुरल नंबर बोलिए या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए। तो ए क्या है, इसी एन का सबसेट है, ठीक है। उसके पास क्या हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंटेन करता हो। एवरी सबसेट ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन का जो सबसेट है वो उसके पास स्मॉलेस्ट नंबर हो, मींस एन लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स अगर ए का मेंबर है तो उससे छोटा मेंबर उसके पास जरूर हो, जरूर एंड जरूर हो। जैसे मैंने कहा यहां पर से ए सबसेट होना चाहिए एन का, ए कंटेन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या फिर ए कंटेन्स एन एलिमेंट एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू ए, या कह सकते हो ए जो है वो सेट ऑफ दैट नेचुरल नंबर हुज वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एक्स, जहां पर एक्स क्या है, ए का मेंबर है। मतलब वो सभी मेंबर एन का जो एक्स से छोटा बराबर है, जहां पर एक्स किसका, ए सेट का मेंबर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग
वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी। समझ रहे बात, वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी। एक चलो में अपने पास में प्यारा सा कहता है यहां पर फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दो पॉजिटिव इंटीजर आपने सोच लिया ए और बी है, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। एन एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो अगर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो वो बी से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक। हाँ, ये कह सकते हो इसको वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। अगर हमने कहा कि नहीं भैया ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है एन जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और अक्सर क्या होता है, थ्योरेटिकल जो टिपिकल चीज होता है उसको इफ पॉसिबल से शुरू करते हैं, मतलब नहीं होने की पॉसिबिलिटी पहले बताते हैं, उससे होने वाली बात नहीं होने, मतलब हमने कहा कि जो चीज वो प्रूफ मांग रहा है उसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं। कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एन ए, बट हम कहे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाद में हम ये साबित करेंगे कि भैया हम गलत थे। हाँ भाई, तो हमने हमेशा उल्टा मानना है कि देयर इज नो पॉसिबल एन सच दैट, इस प्रकार से इस प्रकार वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ऐसा एन है ही नहीं अपने पास, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, अब वो नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस अगर हमारे पास नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा केस होगा। तो हमने ऐसा कहा कि भैया एन हमारे पास एक ऐसा है कि एन ए लेस देन बी है, बी से छोटा है, और ए का कंडीशन हुआ कि भैया एन जो होता है वो बी माइनस एन ए हुआ। देखो यहां पर से आप कह सकते हो कि बी माइनस एन ए होगा, बी माइनस एन ए पॉजिटिव होगा तो वो ए का मेंबर हमने मान लिया। बी माइनस एन ए जो ए का मेंबर है, ए एन से बिलोंग्स कर रहा है, जो नंबर से बिलोंग्स करता है। हमने कहा कि ए कोई सर नॉन एम्प्टी सेट था, सबसेट है किसका, एन का। और वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी कहता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट होगा तो ए के पास लिस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी कहता है कि ए के पास जो है वो क्या होना चाहिए, लिस्ट एलिमेंट्स होना चाहिए। जी सर, तो हमने मान लिया कि b बराबर में n1a, b बराबर n1a, यहां जो n b माइनस एन ए जो है वो क्या है, b माइनस n1a, वो क्या होगा सर, लिस्ट एलिमेंट होगा, सबसे छोटा वाला एलिमेंट हमने यहां पर से माना है। इसका मतलब आप इसको यहां पर से कह सकते हो देयरफॉर b माइनस n1 प्लस 1 a, इसमें हमने एक बढ़ा दिया 20, इसको फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखो b माइनस में n1a जो है, b माइनस n1a माइनस a जो है, अब ध्यान से देखो इसमें से आपने a घटा दिया है, क्या कर दिया है, इसमें से आपने a घटा दिया है। अगर इसमें से a आप माइनस करोगे तो ऑब्वियस सा बात है जितना ये वैल्यू होता होगा उससे कम आ जाएगा इसका वैल्यू। एकदम सही ये बात है सर, इसमें से अगर हम a घटाएंगे तो जितना वैल्यू ये आता होगा, ये वैल्यू जो अपने पास में है पूरा का पूरा वैल्यू वो b माइनस एन ए से इससे छोटा हो जाएगा। मतलब इसमें से a माइनस कर रहे हो तो टोटल वैल्यू जो होगा
उससे कम हो जाएगा। किससे? b माइनस एन वन ए से कम हो जाएगा। हम इसको एज इट रखा, हमने इसके जगह पर लिख दिया भाई, इसके जगह मतलब पूरे के जगह पर लिख दिया इतना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा, इसके जगह पे इतना लिख दिया, साइन लगा दिया कितना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन लगा दिया। ठीक है भाई। अब देखो b माइनस एन वन ए इज नॉट लिस्ट एलिमेंट। क्यों सर? क्योंकि आप देखो यहां पर सर कि ये जो वैल्यू है, आपने माना था ना b माइनस एन वन ए लिस्ट एलिमेंट है, लेकिन अब यहां पर ये प्रूफ हो गया कि b माइनस एन वन प्लस वन इंटू ए वो इससे भी छोटा है। किससे? b माइनस एन वन ए से भी छोटा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर से कि b माइनस एन वन ए वो लिस्ट एलिमेंट नहीं है, इससे छोटा है ये। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब a और b जो है आर पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। जो आपने माना वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब सही क्या है? जो स्टेटमेंट वाले ने कहा था, बस। प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, ये क्या होता है सर? प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, यहां पर सिंपल बात समझना, ए अगर हमारे पास में दिया है सर, ए वो क्या है? सबसेट है किसका? पॉजिटिव इंटीजर्स एन का। ए सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर एन का। विथ दीज टू प्रॉपर्टी, इस दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। पहला प्रॉपर्टी क्या है सर? ए एक जो है वो बिलोंग्स करता है किससे? ए से, और m जो है वो बिलोंग्स करता है a से, तो m प्लस वन भी a का ही मेंबर हो, तब जाकर के a और n दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब 1 जो है a के पास हो, m a के पास है, तब m प्लस वन भी a के पास हो, तो हम कह सकते हैं a और n दोनों बराबर है। मतलब सबसेट जो है a वो खुद जिसका सबसेट है उसके बराबर हो जाए, a बराबर n हो जाए, a बराबर n हो जाए। क्लियर बात? हाँ सर। तो पहले हमने कहा क्या कि उल्टा केस हमेशा चलते हम लोग। तो हमने कहा कि भैया मान लो कि बराबर नहीं है, a बराबर n नहीं है, मान ही लो कि है ही नहीं। और हमने कहा कि b एक सेट है ऑल ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन a, मतलब a के जो भी एलिमेंट है वो सब b के पास नहीं है। मतलब b के जो एलिमेंट्स है उसमें a का एलिमेंट कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। a के एलिमेंट्स अलग हैं, b के एलिमेंट्स अलग हैं, लेकिन b का एलिमेंट के पास a का एक भी एलिमेंट नहीं। इसलिए हमने कहा कि b इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू n बट n नॉट बिलोंग्स टू a। नेचुरल नंबर का मेंबर लेना है b में, लेकिन वो a से बिलोंग्स नहीं करता होना चाहिए। मतलब b जो सेट है वो a से बिल्कुल अलग है। और a बराबर n नहीं हमने माना है, और b कहा है कि फाई नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट पर ही खेल होता है मेन सब कुछ। तो b फाई नहीं है क्योंकि इसके पास एक नेचुरल नंबर तो होगा कोई भी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहता है यहां पर से, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कि भैया b के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, लिस्ट एलिमेंट होना चाहिए। भैया नॉन एम्प्टी सबसेट है n का, तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि भैया a जो है वो क्या है सर? लिस्ट एलिमेंट है। किसका? ये लिस्ट एलिमेंट है, बस छोटा एलिमेंट है b सेट का। और यहां पर 1 जो है वो बिलोंग्स करता है a से, इसका मतलब 1 बिलोंग्स नहीं करेगा किससे? b से, क्योंकि b के पास a का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो a है लिस्ट एलिमेंट b का, वो 1 नहीं हो सकता है, तो 1 से ज्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का मेंबर b के पास आता है। नेचुरल नंबर फर्स्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। अब 1 नहीं है b का मेंबर, इसका मतलब वो 2 से स्टार्ट हो सकता है, 3 से स्टार्ट, 4 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो 1 से बड़ा होगा। इसको इधर ले आओ तो a माइनस वन ग्रेटर देन कितना होगा? 0। अब बताओ ये चीज कि a माइनस वन पॉजिटिव है, हमने कहा a माइनस वन जो होगा वो a से छोटा कि बड़ा? a से छोटा हो जाएगा। a में से 1 घटाओगे तो अमाउंट a से छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब सर इसमें अगर हम 1 जोड़ दें, इसको समझो कि ये m हो गया, m बिलोंग्स करता है a से, m प्लस 1 कर दे तो वो भी a का मेंबर होगा, कर जाएगा दोनों 1 1, a का m का मेंबर होगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या कंट्राडिक्शन हो गया सर? कि भैया यहां पर से हमने कहा था b के पास लिस्ट एलिमेंट होगा,
हमने कहा कि a बराबर n नहीं है, लेकिन यहां पर मामला क्या हो रहा है सर कि n के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, ये इसका नाम अगर हमने कह दिया सर m है, इसका नाम कह दिया कि m है, ये जो a है ना वो 1 में रहबे करेगा, इसका नाम m है तो ये m+1 है, वो भी a में है। m और m+1 अगर a में हो तो a बराबर n हो जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा केस बन रहा है, मतलब a-1 a में तो है, उसमें एक बढ़ाए तो वो भी किस में चला गया, a में चला गया। तो b यहां पर, यहां इतना बात नहीं भी कोई चलेगा, हमने कहा कि यहां पर a लिस्ट एलिमेंट है, a लिस्ट एलिमेंट, लेकिन a-1 जो है वो a से भी छोटा है, इसका मतलब b के पास जो मेंबर होगा उसका छोटा एलिमेंट a से छोटा है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत था और थ्योरम जो था वो सही था। समझ लो बात, कोई बुरी बात नहीं इसमें। डिवीजन एल्गोरिदम, हाँ जी। अब आइए कहानी इसमें सर आगे, डिवीजन एल्गोरिदम, कुछ फोन कॉल्स आ जाते हैं कभी कभी है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है भैया, इतना तो आप जानते होंगे भाई कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन कौन सा, a और b है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नॉन निगेटिव, माइनस में नहीं होने वाला इंटीजर्स, मतलब जीरो हो सकता है बट माइनस में ना हो, जिसका नाम क्या रखा है, p और q और r, इस प्रकार से कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जिसमें r का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर है बट लेस देन कितना है, b है। तो कहता है भैया आपने ये तो 10th में ही पढ़ लिया था, डिवीजन एल्गोरिदम 10th में भी है, लिखा भी वहां विभाजन एल्गोरिदम लिखा होगा, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश मीडियम में सेम टू सेम, कि अगर आपने b से a को डिवाइड किया, b से a को डिवाइड किया, सपोज करो कि कोसेंट आ गया q, रिमाइंडर आ गया r, तो a बराबर क्या लिख सकते हो, बी क्यू प्लस में r, a बराबर बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। सही बात है, हाँ सर, ये तो हम पढ़े हैं बचपन में, बस उसी चीज को आज हम प्रूफ कर रहे हैं, 10th में भी था। तो ध्यान दीजिएगा, लेट हमने मान लिया यहां पर से n क्या है सर, नॉन निगेटिव नेचुरल, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझ लो ना, नॉन निगेटिव मतलब जीरो इंक्लूड रहेगा बट n नहीं रहेगा, ठीक। जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे सर, a माइनस बी क्यू के फॉर्म में होगा, a माइनस बी क्यू के फॉर्म में होगा, हमने मान लिया। जब q का वैल्यू 0 है, ये q का वैल्यू अगर 0 है तो a माइनस बी क्यू में q 0 कर दिया आपने, तो a बचा, a नेचुरल नंबर है, अरे हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर देखो ना ए पॉजिटिव इंटीजर है, एन का मेंबर है, चलो नंबर नहीं बोलेंगे यहां पर, एन का मेंबर है, नॉन निगेटिव एन का मेंबर है, नॉन निगेटिव जो होता है वो एन कहलाता है भैया हमारे इस थ्योरम के हिसाब से, मतलब ए जो है वो तो नॉन निगेटिव है ना जी, है बिल्कुल, हाँ
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n जो है उसके पास कम से कम एक एलिमेंट तो हो निकला, कौन सा, ए, ये तो है कंफर्म। जी सर। अब यहां पर से बताओ कि n इसका मतलब फाई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। और जब फाई नहीं है, इंप्टी नहीं है, इसका मतलब वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि n कंटेन्स लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट उसके पास होना चाहिए। हमने मान लिया कि r सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका मतलब r जो है बातें क्या हो सकती है, r के पास r b से बड़ा हो सकता है, r b से बड़ा हो सकता है, रिमाइंडर इससे अगर बड़ा हो जाए तो दुर्घटना हो सकता है, वही बात हमें साबित करना। r अगर b से बड़ा हो, इसका मतलब कह सकते हो r माइनस b जो है वो 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर वैसे कभी 0 से बड़ा नहीं बचना चाहिए, लेकिन केस आपको सभी दिखाने हैं इसीलिए हम यहां पर लिखे। यहां पर से लिख सकते हो r के जगह r माइनस b है, तो b के जगह पर, एक मिनट, r जो है उसके जगह पर लिख सकते हैं a माइनस बी क्यू माइनस बी। कहां से आ रहा है सर यहां पर मामला, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। r जो है यहां पर से देखोगे अगर r का वैल्यू आएगा a माइनस बी क्यू, r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू। इस दोनों में से b कॉमन लिया, q प्लस 1 इंटू बी आ गया। इसका मतलब r माइनस बी जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n से बिलोंग्स करता है, क्योंकि जो भी मेंबर n का होता है वो ऐसा होता है a माइनस बी क्यू के फॉर्म में, a माइनस बी क्यू के फॉर्म में, a माइनस बी क्यू के फॉर्म में, है ना, b इंटू समथिंग n, अरे a माइनस, देखो यहां पर लिखा मैंने a माइनस बी क्यू के फॉर्म में अगर है तो a माइनस में b क्यू के फॉर्म में, क्यू के जगह पर कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब a माइनस से समथिंग इंटू b हो रहा है, इसका मतलब वो n का मेंबर है। इसका r माइनस बी जो होगा वो r से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, r में से b घटा रहे हो तो छोटा होगा, तो r माइनस बी जो है वो क्या होगा सर, लिस्ट एलिमेंट है। किस r से छोटा, मतलब r से छोटा है, लिस्ट एलिमेंट, इसका मतलब यहां पर कह सकते हो कि r नहीं हो पाया, r छोटा एलिमेंट, r माइनस बी लिस्ट एलिमेंट है, जो कि कंट्राडिक्शन हो। कंट्राडिक्शन का मतलब उल्टा, हमने कहा था r लिस्ट है, लेकिन r यहां पर r माइनस बी r से भी छोटा है, इसका मतलब हमारा मानना गलत है। ये जो माना हमने r ग्रेटर देन b वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। आइए दूसरा केस, r जब बराबर b के हो तब, मतलब रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों सेम हो जाए तब, तो r इस लिया b को तो हो गया भैया r माइनस बी, एंड ये भी कह सकते हैं r माइनस बी में r के जगह पर लिख दिया a माइनस बी क्यू माइनस बी, दोनों में से b कॉमन ले लो, q प्लस 1, यानी कि ये कह सकते हैं a माइनस में b इंटू समथिंग, यानी कि ये n का मेंबर हो गया। इसका मतलब r माइनस बी n का मेंबर है, तो r माइनस बी जो होगा r से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, इसका मतलब r माइनस बी लिस्ट एलिमेंट हो गया। हाँ सर, ये भी कंट्राडिक्शन हो गया, r सबसे छोटा एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर r माइनस बी उससे भी छोटा एलिमेंट निकला, इसका मतलब क्या हो गया भैया, यहां पर से कंट्राडिक्शन हो गया, ये विरोधाभास उल्टा, मतलब हम जो माने कि भैया r इज इक्वल टू बी होगा वो गलत है। तब लास्ट केस में आता है कि r अगर छोटा होगा b से, r अगर छोटा होगा b से तो a बराबर बी क्यू माइनस आर, ऑलरेडी गिवन है, डिवीजन होता ही है, डिवीजन का मेथड ही वही चीज है कि डिवाइजर, ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर जिसमें डिवाइड करो डिविडेंड, ठीक ना। हाँ, थ्योरम इज प्रूव्ड। अब आइए अगले कहानी पर। अगले कहानी अपने पास में सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या है सर नाम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। कहता है डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, डी पॉजिटिव इंटीजर है, इसी डी को बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सर जीसीडी। शर्त यह है कि नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड बी फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ए और बी दो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स है, मतलब जीरो नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 2 3 नेचुरल नंबर है। तो कहता है डी अगर डिवाइजर हो ए एंड बी का, डिवाइजर को ऐसे लिखते हैं, डी डिवाइड्स, इसको पढ़ेंगे ऐसे, डी डिवाइड्स ए, डिवाइड्स पढ़ते हैं इसको, और डी डिवाइड्स कितना सर बी, डी बी को भी डिवाइड करता है, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी।
अच्छा, मतलब डी क्या हो, दोनों को डिवाइड करता हो, ए और बी दोनों का। ए और बी का HCF डी कब होगा, जब डी दोनों को डिवाइड करता होगा। और एवरी डिवाइजर ऑफ बोथ ए एंड बी आर डिवाइजर ऑफ डी। और भी ऐसा कोई नंबर हो जो ए और बी को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता होगा डी। मतलब मान लो सी एक नंबर है जो ए को डिवाइड करता है, सी एक नंबर है जो बी को डिवाइड करता है, तो सी भी डिवाइड करता होगा किसको, डी को। सी भी डिवाइड करता होगा डी को, तो बोलेंगे तब डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पढ़ नहीं पढ़ रहा है, सुनो सुनो सुनो, मैं यहां पर बात करता हूं। जैसे कि देखिए यहां पर हमने कहा एग्जाम्पल में हमारे पास में सर 6 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। 6 और अपन ले लेते हैं, इससे थोड़ा अलग ले लो। चलो यहां पर हमने लिया सर 20, 18 चलेगा, 18 ले लो। आपने इसका फैक्टर निकालना है, एक आएगा सर जिससे डिविजिबल है ये, 1, उसके बाद 2, 3 और खुद 6 से। इसका निकालोगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इस सभी से डिवाइड होता है कौन, 18। आपको देखना क्या है कि इसमें क्या है, इसमें कि सर ऐसा नंबर है 2 जो दोनों में डिविजिबल है, दोनों को डिवाइड करता है, मतलब 6 को भी और 18 को भी। 3 भी दोनों का डिविजिबल है, दोनों को डिवाइड करता है, और 6 भी। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा हुआ, सबसे बड़ा हुआ 6 कहलाया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब वही बता रहा था कि 6D तभी बनेगा जब वो इस दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक। और उससे छोटा नंबर जैसे 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो सभी 6 को डिवाइड करता हो, वो सभी 6 को डी को डिवाइड करता होगा, तब बोलेंगे 6 को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब सबसे बड़ा ढूंढो अगर नॉर्मली देखा जाए तो, डेफिनेशन की दुनिया में चलो तो ऐसा कहेंगे कि 6 हमने चुन लिया सबसे बड़ा। शर्त क्या होना चाहिए भाई, तो उससे छोटा जितना भी है डिवाइजर्स इसका, वो सब उसको डिवाइड करता होगा। वैसे निकालना आप जानते होंगे, 6 से निकालते हैं, इसको डिवाइड करके निकालते हैं। दूसरा अपने पास आ गया सर, मान लो 24 लिखा हुआ है यहां पर, और ये हो गया सर 16। 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 18 से, नहीं 8 से, और उसके बाद 12 से और 24 से डिविजिबल है। 16 जो है 1 से, 2 से, 4 से, उसके बाद सर 8 से और 16 से डिविजिबल है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन डिवाइजर्स हैं, कौन कौन सा, 1 2 3 नहीं 4, उसके बाद 8। सबसे बड़ा वाला कौन सा हुआ सर, 8। सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 8। और उससे नीचे देखो जो जिसमें टिक लगाया मैंने 1 2 4, 1 2 4, उससे 8 को डिवाइड करता है। हाँ, यहां पर से कह सकते हो इसका मतलब कि इसका HCF, या फिर बोल सकते हो यहां पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, वो हो गया 6, इसका हो गया GCD, वो हो गया अपना 8, या फिर HCF बोल सकते हो। अपने गांव देहात के पास हम आप चाहो तो HCF के माध्यम से भी निकाल सकते हो। 16 से डिवाइड लगाएंगे किसको, 16 से डिवाइड लगाएंगे 24 को। सर एक टाइम से मिला 16, बचा अपने पास में 8, उसके बाद फिर सर अब 8 डेसिमल कर दोगे, नहीं 8 से 16 को डिवाइड करोगे, 8 गुना 16 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये बंदा अपना HCF। समझ रहे बात? हाँ सर, आगे बढ़िए। यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम ये थोड़ा सा अलग अच्छी तरह की चीजें हैं हमारे पास में। सर यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहता है क्या कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर से a और b, तो उस दोनों के पास एक पॉजिटिव GCD होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। कोई भी दो नॉन जीरो
पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे हमने अभी निकाला ना 6 और 18 का, 16 24 का, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों के पास एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ही, कंफर्म है, बस इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है बंधु। तो यहां पर से क्या करना भैया, पहला केस लेना है। पहला केस हमने लिया सर, ए और बी दोनों आपस में इक्वल है। जब ए और बी इक्वल है, नंबर्स इक्वल है, तो दोनों में से कोई किसी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो सकता है। जैसे आपको कहा कि भैया 4 और 4 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 होगा, इसमें कहने की बात क्या, एग्जिस्ट कर रहा है। ए और बी में दोनों में से कोई भी हो सकता है कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर ए बड़ा हो गया बी से, तब डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग मदद लेंगे। कैसे, तो बी, ए बड़ा है ना बी से, हाँ सर, तो ए में डिवाइड आएंगे बी से, क्वेश्चन बचा अपने पास क्यू, रिमाइंडर बचा आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है। इसमें आर का वैल्यू 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन कितना, बी। समझ लो बात, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू कितना, बी। बिल्कुल सर, तो नियम है डिवीजन एल्गोरिथम का, रिमाइंडर हमेशा 0 से बराबर होगा बट बी से छोटा होगा। अगर हमने कहा कि आर का वैल्यू 0 के बराबर है, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। मतलब क्या, पूरा पूरा कट गया तो बी ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर नहीं कटा तो हमने मान लिया कि डी जो है वो ए और बी दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, और डी डैश जो है वो बी और आर का, मतलब डिवाइजर का और रिमाइंडर दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर दिए तो अपना काम हो जाएगा भैया। तो हमने कहा डी बराबर ए कॉमा बी, यानी ए, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि डी डिवाइड करता है ए और बी दोनों को, डी डिवाइड करता है ए को भी और बी को भी। तो हमने मान लिया डी बराबर में कितना सर, ए बराबर में डी के, मतलब डी डिवाइड करता है ए को, मतलब ए का वैल्यू बराबर डी इंटू समथिंग, तो डी इंटू समथिंग, और डी का वैल्यू जो है डी डिवाइड करता है किसको, बी को, और डी डिवाइड करता है बी को, उसको हमने सेम रखा। इसका मतलब यहां से डी बराबर में लिखा मैंने डी इंटू K2। मैं इसको यहां लिख दूं ताकि चीजें समझ में आ जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, डी बराबर नहीं होगा यहां पर, बी बराबर, बी इज इक्वल टू, डी गलती से लिख दिया भाई, बी इज इक्वल टू ऐसा। डी डिवाइड्स बी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है अपने पास, जिसमें ए के जगह पर डी K1 है और उसके बाद बी के जगह पर डी K2 है, इंटू क्यू प्लस में आर है। हमने इसे लिया, दोनों में से डी कॉमन ले लिया, यानी कि आप देखो यहां पर से कि डी इंटू समथिंग बराबर आर है, इसका मतलब आर को डिवाइड करता है डी। अरे आर बराबर में समथिंग इंटू डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज, आर के टेबल में आता है, आर डी के टेबल में आता है, तो डी डिवाइड करता है आर को। बिल्कुल सर। और यहां पर से हमने कहा कि डी और एल एज वेल एज डिवाइड करता है किसको, आर को, डी डिवाइड करता है बी को भी, आर को भी डिवाइड करता है। तो हमने कहा कि डी डैश जो है वो कॉमन फैक्टर्स है, किसका कॉमन फैक्टर है, बी का भी और आर का भी, और वो जो है वो ए का भी कॉमन फैक्टर बनेगा। ए विल बी ए डिवाइजर ऑफ किसका, डी डैश, ठीक है। डी डिवाइड करता है किसको, डी डैश को, मतलब क्या सर, डी डैश जो है वो डिवाइड करता है बी और आर को, जिसमें एनी कॉमन फैक्टर्स ऑफ बी एंड आर विल बी ए डिवाइजर ऑफ किसका, डी डैश। मतलब कि बी और आर का कॉमन फैक्टर जो होगा
वो डिवाइजर बनेगा किसका, डी डैश का। अरे डी डिवाइड करता है बी और आर को, तो का जो कॉमन फैक्टर डी डैश जो डिवाइड करता है बी और आर को, बी और आर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो डिवाइजर होगा किसका, डी डैश का। इसका मतलब डी डिवाइड्स डी डैश, डी डिवाइड्स डी डैश। सिमिलरली हम कह सकते हैं डी डैश बराबर अपने पास में लिखा हुआ बी आर, तो डी डैश जो है डिवाइड करता है बी को, डी डैश डिवाइड करता है आर को, तो डी डैश बराबर बी होने का मतलब हुआ सर डी बराबर में डी डैश इंटू के थ्री और डी डैश इंटू आर। बिल्कुल सर, ये उतार दिया सेम टू सेम, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यहां पर से इसका मतलब लिख सकते हो कि ये जो मामला है अपने पास में यहां ले आओ। इसका मतलब कह सकते हो आर इज इक्वल टू डी डैश इंटू के फोर, जहां पर के वन और के थ्री और के फोर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ए बराबर अपने पास में बी क्यू प्लस में आर है, हमने ए की जगह पर पुट कर देना है, ए की जगह पर ए को छोड़ देना है, यहां पर से अपने पास बी क्यू है तो बी का वैल्यू पुट कर देना है और आर का वैल्यू पुट कर दिया। दोनों में से कॉमन ले लिया हम लोगों ने डी डैश, इसका मतलब ए बराबर समथिंग इंटू डी डैश, इसका मतलब डी डैश डिवाइजर ऑफ किसका बन गया, ए का डिवाइजर है। डी डैश डिवाइड्स ए एज वेल एज डी डैश डिवाइड्स बी, डी डैश डिवाइड करता है ए को भी और एज वेल एज डी डैश बी को भी डिवाइड करता है, डी डैश ए को भी और बी दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब डी जो है डिवाइजर कितना हो गया, ए एंड बी बोथ, तो डी डैश इज डिवाइजर ऑफ किसका, डी, तो डी डिवाइजर ऑफ डी डैश एंड डी डैश डिवाइजर ऑफ डी, दोनों केस हो रहा है। डी डैश डिवाइजर ऑफ डी यहां पर प्रूफ हुआ, यहां पर प्रूफ हुआ था कि डी डिवाइड्स डी डैश, डी डिवाइड्स डी डैश और डी डैश डिवाइड्स डी, ये तभी हो सकता है जब दोनों आपस में बराबर हो। जी सर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। अगेन डिवीजन एल्गोरिथम फिर से लगाना है बी और आर के अंदर में, तो फिर वही बात प्रोड्यूसिंग बी बराबर में Q1 प्लस में R1, फिर यहां पर R1 का वैल्यू जो होगा वो 0 से बराबर, रिमाइंडर 0 से बराबर बट R से छोटा, R यहां लिखो ना, R से छोटा होगा, R से डिवाइड लगा इसीलिए। R1 अगर 0 है इसका मतलब ये अगर 0 हो गया इसका मतलब R ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा बी एंड आर का, और R जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए और बी ऑल्सो हमने पहले लिखा है। आर अगर 0 नहीं है तो हम डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे रिपीटली का मतलब हुआ कि बार बार इसको हम अप्लाई करेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, जिसमें आर हम रखेंगे सबसे बड़ा, R1 उससे छोटा, R2 उससे छोटा, रिमाइंडर्स रखते जाएंगे एंड सो ऑन। ऑल दीज रिमाइंडर्स आर नॉन निगेटिव, जितना भी रिमाइंडर्स है ये सब नॉन निगेटिव है। और हमने यहां पर से मान लिया कि आर के प्लस वन जो है, आर के प्लस वो सब था नॉन जीरो था ना, नॉन निगेटिव था, मतलब 0 हो सकता है, तो हमने आर के प्लस वन माना फर्स्ट 0 रिमाइंडर है, मतलब पहला 0 रिमाइंडर है। इसका मतलब हमने लिखा यहां पर से इस तरह से रिलेशन क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है उसमें आर का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, बी से छोटा होता है इससे। फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर हमने 20 में डिवाइड लगा दिया किससे, आर Q1 से, सॉरी बी बराबर में लिखा हुआ Q1 R प्लस में R1, मतलब R से डिवाइड के B में, R1 जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये सिलसिला यूं ही चलते रहा कि तो आप देखोगे यहाँ R1 पे आते हैं तो Q3 आता है, R1 R2 बन जाता है और ये R3, मतलब देखो 1 पे 3 बन रहा है ना, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब K -2 पर कितना बनेगा सर, 2 बढ़ा दो, इससे 2 ज्यादा है ये, बिल्कुल, और R में 1 बढ़ा दो, इसका मतलब K-1 और आर के, हम कह सकते हैं इसका मतलब आर के -1 बराबर क्यू K-1 इंटू आर के। इसका मतलब आर के जो है वो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, इसीलिए हम आर के को बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए बी का जो डिवाइजर होगा वो बराबर होगा किसके, बी आर का डिवाइजर जो बराबर होगा आर इंटू आर1 के। इस तरह से आर के -2 और आर के का डिवाइजर सब ये सब सेम होगा। इसका मतलब आर के जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी। तो लेंदी है बट अच्छा है। आइए इस पर प्यारा सा थ्योरम सब है, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया नहीं, अब बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है, थोड़ा सा ही है अपने पास,
खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। prove that every integers x and y such that, इस प्रकार से होता है x और y, every integers x और y इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि d is divisor of किसका, a and b, यानी कि d अगर डिवाइजर हो a एंड b का तो d बराबर लिख सकते हैं कितना, ax प्लस by। d अगर a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो d यानी कि d यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग लिख सकते हैं, जहां पर a और b जो है वो क्या है, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। a और b नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, x एंड y आर इंटीजर्स। वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें प्रूफ करना है कि d इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी। जो लिखा ऊपर में स्टेटमेंट वो में लिख दिया, ए और बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, एक्स वाई इंटीजर्स है, तो हमें प्रूफ करना है कि d डिवाइड्स ए बी, इसका मतलब d बराबर कितना, ए एक्स प्लस बी वाई, ये प्रूफ करना है। तो हमने यहां पर से दिखा दिया भाई, वी नो दैट, हम b से अगर b से डिवाइड करते हैं a में तो हमारे पास इस तरह का रिलेशन आता है, b a बराबर बी क्यू प्लस में कितना r, जिसमें r का वैल्यू 0 से बराबर होता है बट लेस देन b होता है। इसमें से हमने r का वैल्यू निकाला तो a माइनस बी क्यू आ गया। r आप लिख सकते हैं a इंटू 1 आप प्लस b इंटू क्यू, बिल्कुल। इसका मतलब r को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें x के जगह पर 1 लिखा हुआ है और y के जगह पर q लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ट्रू चल रहा है। अब इसको हम प्रूव करेंगे आगे के बाद विचार किससे, इंडक्शन का इस्तेमाल करके। इंडक्शन में क्या होता है कि जो Pn दिया हुआ है अपने पास में, Pn जो दिया हुआ है अपने पास में, उसको इस फॉर्म में लिखना है Pn। इसको मान लिया कि इसको Rn अब प्लस में a इंटू एक्सन प्लस Bn, मतलब ये जो अपने पास दिया है ना प्रूफ करने के लिए ये वाला, उसमें हमने कर दिया क्या सर, xn कर दिया, अब प्लस में yn कर दिया, yn कर दिया। n के जगह एक रखेंगे तो r1 इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। r1 का वैल्यू जो होगा कुछ इस फॉर्म पे होगा, मतलब r से डिवाइड हुआ b को q1 प्लस r1 बच रहा है। जी सर, हमने r के जगह पर लिख दिया a माइनस में बी क्यू। कहां से लिख दिया सर, r के जगह पर a माइनस बी क्यू, क्या है ना, a माइनस बी क्यू r के जगह पर पुट कर दिया। हमारे पास आ गया सर b आप फिर माइनस ए क्यूबन आप प्लस में बी क्यू इंटू क्यूबन। आप देखो ना यहाँ पर से सर, इसमें a इंटू क्यूबन लिख सकते, दोनों में से b कॉमन ले लिए, r1 बराबर में समथिंग a इंटू समथिंग आप प्लस b इंटू समथिंग आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया r1 बराबर a x1 प्लस बी वाई वन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब p के, तब इसका मतलब 1 पे ट्रू हो गया। तो मान लेंगे p के ट्रू है तो r के जगह पे k रख दोगे। k प्लस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, पहले यहाँ पर r माइनस 1 एक फॉर्मूला याद रखना है पड़ेगा, r m माइनस 1 बराबर में r m इंटू क्यू एम प्लस 1, फिर प्लस में कितना r m प्लस 1, ये याद रखना होगा, ये अलग से अपने पास इसको प्रूफ करने के लिए लाया गया है। यानी r के m के जगह पर हम k रख दिए, अपने पास सोल्यूशन लिख दिया हमने। यहाँ पर हम अगर k प्लस 1 के बारे में बात करें इसका वैल्यू, तो इसको उधर जाकर माइनस कर दो, कर दिया सर, ठीक है। अब यहाँ पर से k माइनस 1 का वैल्यू यहाँ से लिख दिया और उसके बाद सर यहाँ पर से लिखा हुआ आर के, तो आर के का वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने अरेंज किया, दोनों में से ए कॉमन लेकर के लिख दिया, ये दोनों में से बी कॉमन लेकर लिख दिया। इसका मतलब आर के प्लस में बराबर ए इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग, इसका मतलब के प्लस 1 ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इंडक्शन में तो वही चल रहा था ना हम लोग का। हाँ सर, आइए कहता P अगर प्राइम नंबर है तो P डिवाइड्स ए बी को करता है, तो P ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो दोनों में से किसी न किसी एक नंबर को डिवाइड कर ही रहा होगा, बिल्कुल। तो यहां पर हमने कहा कि सर P अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब x डिवाइड करता है P को, तो x या तो 1 हो सकता है चाहे माइनस 1, या x का वैल्यू प्लस माइनस P दोनों में से कोई हो सकता है। P डज नॉट डिवाइड्स A, P A को डिवाइड नहीं करता है। समझ लो बात, ऐसा हमने मान लिया। इसका मतलब कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड A जो होगा वो कितना हो जाएगा तब 1। आपने कहा है कि P डिवाइड नहीं करता है A को, माना है हमने।
इसका मतलब ए और पी और ए जो होगा दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा, इसलिए डिवाइड नहीं करता होगा। दोनों का कॉमन डिवाइजर कितना होगा 1, वैसे प्राइम नंबर का कॉमन डिवाइजर 1 ही होता है। तो देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y सच दैट 1 इज इक्वल टू में कितना सर ax प्लस बी, एक्स प्लस में पी वाई। यहां देखते हो नहीं, d अगर कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है तो d बराबर लिखते हैं हम लोग ax प्लस बी वाई, जिसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहां 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x इंटू पहला प्लस y इंटू दूसरा लिख दिया। इसके हिसाब से जो अभी आपने चर्चा की है इसका, उसी के हिसाब से। हाँ सर, दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ किससे b से, मल्टीप्लाई x नहीं समझना, मल्टीप्लाइंग बाय b ऑन बोथ साइड। तो b से दोनों तरफ गुना के तो ए बी एक्स प्लस में बी पी वाई बन गया। हमें दिया हुआ कि p डिवाइड करता है ए बी को, हमने यहां पर से क्या कर दिया सर, a के जगह पर लिख दिया एक सेकंड। और चूंकि यहां पर से देखो इसको p डिवाइड करता है, इसको p डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब टोटल को डिवाइड कर रहा है। तो b बराबर समथिंग लिखा हुआ है, ये p से डिविजिबल है, और ये वाला जो अपने पास में है वो b से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें b है इंटू में, इसमें a b है, इसमें क्या है सर अपने पास में a b है। तो हमें दिया ही हुआ था थ्योरम में कि ए बी जो होता है, ए बी उसको डिवाइड कर रहा है पी, इसमें बी घुसा हुआ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको डिवाइड करता है कौन, बी। इसका मतलब कहा जा सकता है कि पी डिवाइड करेगा किसको, बी को। क्यों सर, क्योंकि इसमें पी इंक्लूड है, बी बराबर समथिंग इंटू पी। पी डिवाइड करता है बी को, इसका मतलब बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग के इंटू समथिंग। मतलब पी डिवाइड करता है बी को डिवाइड करता है पूरा पूरा पी, इसका मतलब बी बराबर समथिंग इंटू पी। और ए डिवाइड करता है ए बी एक्स को, ऑब्वियसली करेगा इसको क्योंकि इसमें ए है। और हम बी के जगह पर लिख सकते हैं के पी, लिख दिया मैंने के पी एक्स। अब इसमें देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, पी इंट्रोड्यूस है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए बराबर समथिंग इंटू क्या लिख सकते हैं पी, इसका मतलब P ऑल्सो डिवाइड्स A। अब अगले पास थ्योरम है अपने पास में A इंटू बी बराबर 1 है, B डिवाइड्स करता है AC को, इंप्लाइज B डिवाइड्स करेगा किसको, C को। B अगर AC को डिवाइड करेगा तो BC को डिवाइड करेगा, और A दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 है, मतलब दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिवाइजर कुछ भी कॉमन नहीं है। ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, तो ए इंटू बी भी सी को डिवाइड करेगा। वो होता है नॉर्मल दुनिया में अगर कहा जाए तो, जैसे आपने यहां पर से 6 लिया सी के जगह पर, तो 6 को 3 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 6 भी 6 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सा बात है। ए इंटू बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए कॉमन डिवाइजर है किसका, ए और बी का। इसका मतलब लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस बी वाई, जो हमने लिखा है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे सर, सी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने सी से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सी बराबर लिख सकते हैं सी ए एक्स प्लस सी बी वाई। और हमने यहां पर से कहा कि जो फर्स्ट है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो बी डिवाइड किस में करता है। अच्छा, 2 केस प्रूफ करना था, पहला वाला प्रूफ कर रहे अपन, ये पहला वाला केस अपन प्रूफ कर रहे हैं। बी डिवाइड करता है एसी को, इसका मतलब AC बराबर समथिंग इंटू बी, बी डिवाइड करता है AC को। तो अब फर्स्ट में इसको डाल दो, इसके जगह पर फर्स्ट में इसमें डाल दो फ्रॉम फर्स्ट से। यहां पर जो अपन देख रहे हैं AC, उसके जगह पे लगा दिया हमने B के, ये वाला इसके जगह पर, और उसके बाद इसको हमने सेम रखा, दोनों में से B कॉमन आ गया। इसका मतलब लिख सकते हैं बी सी बराबर बी इंटू समथिंग, इसका मतलब B डिवाइड करता है किसको, C को, तो B डिवाइड कर गया C को। फिर दूसरा वाला प्रूफ करने जाओगे, दूसरा वाला में कहता है A डिवाइड करता है C को, और C डिवाइड करता है किसको, कि A को, सॉरी A डिवाइड करता है C को, इसका मतलब C बराबर लिख सकते हैं समथिंग इंटू के। B डिवाइड करता है C को, यानी B बराबर समथिंग इंटू के, दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 है, इसका मतलब B ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, K को। यस सर। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि K बराबर हम लिखा B डिवाइड करता है K को, अरे देखो तो B डिवाइड करेगा ना K को, बिल्कुल सर।
नहीं, अरे हाँ, ए और बी क्या है सर, प्राइम नंबर है। तो ये अगर प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर थी, इससे ये डिविजिबल नहीं होगा, तो भैया ये किसको डिवाइड करेगा, तब के को ही डिवाइड करेगा, इससे वो काटेगा नहीं, तो के से ही डिवाइड करेगा, के को ही डिवाइड करेगा। दोनों प्राइम नंबर, इससे डिविजिबल नहीं है ये, तो बच्चा जो बगल में वही डिविजिबल होगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, डिवाइड्स है, यानी इसका मतलब डिविजिबल भी होता है। डंडा का मतलब डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स करने का मतलब डिविजिबल है। ठीक है सर। हमने लिखा के बराबर समथिंग इंटू बी, सी बराबर के इंटू कितना ए, सी बराबर के इंटू ए, अरे हाँ, सी बराबर के इंटू ए, वहां से बिल्कुल। तो हमने यहां पर से लिख दिया सर, यहां पर से सी बराबर जो के है उसके की जगह लेमडा बी, इसका मतलब लिख सकते हैं यहां पर से लेमडा इंटू ए बी, तो सी बराबर समथिंग इंटू ए बी, इसका मतलब ए बी डिवाइड करता है किसको, सी को। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आगे अपने पास में कहते हैं कोई प्राइम नंबर है पी जो डिवाइड करता है किसको, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स a1 से लेके an तक, a1 से लेके an तक जितना भी इंटीजर्स है उस सबके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है p। देन कहता है कि p डिवाइड्स करता होगा वन ऑफ द फैक्टर्स, मतलब इसमें से किसी एक को डिवाइड करता ही होगा। जाहिर सी बात है, दो से अगर मान लो 4 नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करते, किसी एक को जरूर काटता होगा, तो डिविजिबल है। तो हाँ सर, तो हमने कहा कि p प्राइम नंबर है सर, मान लिया प्राइम नंबर जो डिवाइड्स करता है प्रोडक्ट ऑफ किसका, a1 से लेके an तक, a1 से an तक के प्रोडक्ट को p डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर p डिवाइड नहीं करता होगा a1 को, इसका मतलब इसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। तब शुरुआत हम a1 से की, a1 को अगर डिवाइड नहीं करता है तो a2 से लेके n तक के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, उसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। अगर इसमें a2 को डिवाइड अगर नहीं करता है, इसका मतलब a3 से आगे an तक के किसी नंबर को डिवाइड करेगा। ये सिमिलरली चलता रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं p डज नॉट डिवाइड्स a1 से लेके अगर an-1 तक किसी को डिवाइड अगर नहीं करता है, तो लास्ट में जो an-1 तक बोले हो ना, हाँ, लास्ट में जो an है उसको p जरूर डिवाइड करता है। इसका अंदर p डिवाइड करता है वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर, किसी न किसी एक को डिवाइड करता है। चलिए आगे बढ़िए। हाई सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यहां पर क्या कहते हैं सर अपने पास में कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई पॉजिटिव इंटीजर अपने पास जिसका नाम क्या चाहिए सर, n है, पॉजिटिव इंटीजर n। हाँ सर, n can be expressed as the product of positive primes, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग किस में, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स इज यूनिक। मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को n को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वो दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और वो यूनिक होगा, इज यूनिक। बस किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर सर, तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के ऑर्डर को ध्यान में अगर नहीं रखा जाए तो। हमने यहां पर सबसे पहला केस लिया कि भैया n अगर प्राइम नंबर है तो थ्योरम इज ऑलरेडी प्रूफ, क्योंकि प्राइम नंबर को जब तोड़ेंगे तो यूनिक ही होगा।
दो केस तो बन ही नहीं सकता है। जैसे 3 प्राइम नंबर उसको तोड़ेंगे तो 1 into 3 बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर यहां पर n क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, मतलब प्राइम नहीं हो, जिसका दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं हो, 1 से 1 के अलावा कोई और बन जाता होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। n यहां पर क्या है सर, नॉट अ प्राइम नंबर। देन देयर आर डिवाइजर्स ऑफ n अदर देन, डिवाइजर्स ऑफ n अदर देन 1 और n। सही बात है, खुद और खुद से 1 से करता होगा तो प्राइम नंबर, अगर उसके अलावा कोई और नंबर है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। तो भैया n अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब 1 और 1 के अलावा उसका कोई और ऐसा डिवाइजर बनता होगा। देन देयर आर ए डिवाइजर ऑफ n अदर देन 1 एंड n, 1 और n के अलावा कोई एक डिवाइजर तो जरूर होगा। बिल्कुल। अब यहां पर से है सर, there must exist two positive integers a and b where n is equal to ab। हमने कहा कि n को हम a into b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर, अरे भैया n प्राइम नंबर नहीं है, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। हाँ, शर्त ये होगा कि ये दोनों नंबर जो है वो n से छोटा होगा। जी सर। और ए का फैक्टर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं P1 से लेके PR तक, बी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं Q1 से लेके QS तक। जहां पर PS QS है वो सब क्या है, पॉजिटिव प्राइम से, मतलब प्राइम नंबर से ये सब। हमने कहा कि n इज इक्वल टू ए बी है, दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो, कुछ नहीं करना है। थ्योरम जो है ट्रू हो जाएगा, थ्योरम इज ट्रू फॉर इंटीजर्स n कैन बी एक्सप्रेस एज द, n को हम लिख सकते हैं P1 से लेके PR तक का प्रोडक्ट, Q1 से लेके QS तक के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एंड इट इज पॉसिबल, ये सॉरी इफ पॉसिबल, ये संभव अगर है तो एक और फैक्टर हमने लिखा, कहा था यूनिक प्रूफ करने के लिए, अगर यूनिक प्रूफ करना हो तो हमेशा उल्टा लो। एक और फैक्टराइजेशन लिया हमने n का कुछ इस प्रकार से P1 डैश से लेकर के PT डैश तक, PT डैश तक। इसका मतलब ये जो n का वैल्यू है वो और पिछला वाला n का वैल्यू दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हमने कहा P1 डैश जो डिवाइड करता होगा RHS को, P1 डैश अगर RHS को डिवाइड करता है, इसका मतलब P1 डैश मस्ट डिवाइड वन ऑफ द प्राइम ऑफ RHS P1, इसमें से किसी एक प्राइम को डिवाइड करेगा। ध्यान रहे इसमें जितना भी नंबर है सब प्राइम नंबर है, बिल्कुल। तो हमने कहा कि P1 डैश जो है P1 को डिवाइड करता है। जी सर। तो P1 डैश मस्ट बी डिवाइड्स वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ RHS P। अब ये बताओ कि यहां पर P1 जो है ये प्राइम किसी और से कटेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि P1 डैश से कट रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर सेम है। डिवाइड तभी हो सकता है या तो 1 हो या खुद हो। तो P1 प्राइम नंबर है, P डैश भी प्राइम नंबर है, डिवाइड कर रहा है P1 डैश किसको, P1 को, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, 1 तो है ही नहीं, इक्वल होगा। तो P2 डैश से लेकर के PT डैश तक जो बच गया वो इसके बराबर होगा, मतलब आप P1 ये दोनों इक्वल हो गए थे, कट गया ना भाई, हटा दो इसको, खत्म करो कहानी। अब जो अपने पास बच गया उसको बराबर दिखाओ। सिमिलरली एवरी प्राइम ऑफ LHS जो है वह सम प्राइम ऑफ RHS के बराबर होगा, ऐसे ही जाएगा भैया, प्राइम में डिवाइड करते जाएगा तो डिवाइड तो प्राइम नंबर प्राइम को तभी कर सकता है जब इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं T बराबर R प्लस H विच गिव्स अ यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ n, यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ n एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। T बराबर जो है यानी कि T मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां पर अगर हम T के बारे में बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ T वाला मतलब ये वाला जो है उस दोनों के नंबर ऑफ फैक्टर के इक्वल होगा, बिल्कुल सर इक्वल होगा। अब यहां पर कह सकते हैं दिस थ्योरम डज नॉट एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ इक्वल प्राइम नंबर, ये थ्योरम जो है इक्वल प्राइम नंबर के अकरेंस को प्रूफ एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है, डज नॉट एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थ्योरम को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एवरी पॉजिटिव नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ P1 P2 P3 अप टू कहां तक, PR का पावर अल्फा r तक, जिसमें r का वैल्यू जो होगा, r का वैल्यू वो जितना भी r का वैल्यू होगा, जितना भी अल्फा वो सब पॉजिटिव होगा, और जितना भी अपने पास p का वैल्यू है वो सब 1 से बड़ा होगा बट PR से छोटा बराबर होगा। ठीक है भाई, हाँ जी आगे बढ़िए। आइए सर, यहां पर
कंग्रेंट मॉड्यूल, कंग्रेंट मॉड्यूल ये भी बढ़िया चीज अपने पास, कंग्रेंट मॉड्यूल n। अगर आपने कहा कि सर i जो है अपने पास में, ये जो i है वो सेट ऑफ क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू जहां तक आप यहाँ चाहते हो ले सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। हमने यहां पर से कहा कि n क्या है सर, कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ले लो। मतलब n का वैल्यू आपने लिया सर 2, 3, 4 कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एक मत लेना, लेकिन पॉजिटिव लेना। अब असली डिफिनीशन यहां से शुरू होता है, a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहां से डिफिनीशन शुरू होता है। a और b कोई भी i का मेंबर है, मतलब 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी, कोई भी नंबर है। सच दैट, इस प्रकार से कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। a को अगर a माइनस बी का डिफरेंस अगर डिविजिबल बाई n हो रहा है, तब इस a को बोलेंगे हम लोग a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। अजीब जी है नहीं? अच्छा, और आगे बढ़ते क्लियर हो जाएगा बात। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इसको डिनोट करेंगे भैया a ट्रिपल लाइन b मॉडुलो n, a ट्रिपल लाइन b मॉडुलो n, ट्रिपल लाइन में पढ़ते a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n पढ़ते, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n पढ़ते, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n पढ़ते। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n का मतलब ये हो गया कि भैया इसको इधर भेजो, भेज दिए, हाँ, तो a माइनस बी जो होगा, डिवाइड में मत लाना, इंटू में नहीं है, इधर लाओ, मतलब a माइनस बी करो। वो अगर n से कट रहा है, यानी कि a माइनस बी अगर n से कट रहा है, तो भैया आप यहां पर से बोलोगे a बराबर में, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, देन इट इज डिनोटेड बाय, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मतलब हुआ a माइनस बी इज डिवाइजर ऑफ किसका, n। a माइनस बी के डिफरेंस को n डिवाइड करता होगा, या a माइनस बी बराबर समथिंग इंटू n, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, समथिंग इंटू n, मतलब a माइनस बी बराबर n के लिख सकते हो। यहां पर k बिलोंग्स करता है किससे, i से, बिल्कुल सर। अच्छा, आइए इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर से कि 12 माइनस में 3 इज डिवाइजर ऑफ, या 12 माइनस में 4 ले लो, 12 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 2। आपने कहा 12 में से 4 घटाओगे तो 8 मिलेगा, 8 2 से कटता है, बिल्कुल। क्या हमने इसी डायलॉग को फॉलो किया, a माइनस बी डिविजिबल बाई कितना, n। जी सर, इसको हम लिखेंगे कैसे तब, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, a मतलब 12 कॉन्ग्रुएंट टू 4 हो गया b मॉडुलो 2। समझे बात? हाँ, जैसे हमने कहा यहां पर से सर 20 माइनस में हमने कर दिया यहां से 15 इज डिविजिबल बाई अब -35 कर देता हूं, डिविजिबल बाई कितना सर, डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे, 20 कॉन्ग्रुएंट टू 35 माइनस 35 नहीं 35 माइनस 15 आ रहा है ना, हाँ सर, तो डिफरेंस -15 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया a माइनस बी, मतलब -15 5 से करता है, बिल्कुल करता है, इसका मतलब 20
कॉन्ग्रेंट टू 35 मॉडुलो 5। आपको यहां पर ये नहीं सोचना है कि भैया ए और बी निगेटिव या पॉजिटिव, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ए निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जिससे डिविजिबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया वो भी -5 से डिविजिबल है, ऐसा नहीं सोचना है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव या निगेटिव, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो रिजल्ट आएगा दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का जो डिफरेंस, जैसे इस दोनों का डिफरेंस हमने कहा कि भैया 8 आ रहा है, तो 8 2 से कटता है, बिल्कुल। इस दोनों का डिफरेंस -15 2 से कटता है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एलिमेंट, कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एलिमेंट मॉडुलो 5। आइए सर, इस पर प्यारा सा थ्योरम है, कहता है अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m है, मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय m है, तब आपको प्रूफ करना है कि a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉडुलो m, मतलब a प्लस एक्स माइनस b प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय m प्रूफ करना है। मतलब दोनों तरफ x हम जोड़ देंगे तो डिविजिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडुलो m, मतलब मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों तरफ x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रूफ करना है। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m दिया, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, या आप लिख सकते हो यहां पर m डिवाइड्स a माइनस बी, हमने लिखा यहां पर से a माइनस बी बराबर समथिंग इंटू m, a माइनस बी बराबर समथिंग इंटू m। अब हम पहला वाला को प्रूफ करेंगे इसको, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, a प्लस एक्स में से a माइनस एक्स को घटा के देखेंगे, दोनों में से x x कट रहा है जी सर, a माइनस बी आ रहा है, और a माइनस बी जो है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं m के, इसका मतलब कह सकते हैं a प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय कितना m, बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है समथिंग इंटू m हो रहा है, मतलब m से कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब कह सकते हैं a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉडुलो m। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर जैसे इसको प्रूफ करना, तो a एक्स माइनस बी एक्स का वैल्यू निकालोगे, दोनों में x कॉमन हो गया, a माइनस बी बचा, a माइनस बी की जगह पर m के लिख सकते हैं, बिल्कुल से लिख सकते हैं। इसका मतलब बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, m इज इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग। इसका मतलब कह सकते हैं ये a एक्स माइनस बी एक्स जो है m इंटू समथिंग हो रहा है, इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडुलो m, m इंटू समथिंग मतलब m से डिविजिबल है। अब बात करते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा एक और थ्योरम पे। अगर कहता है यहां पर से कि a c और m का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि 1 से डिविजिबल है, यानी कि c और m प्राइम नंबर है, तो आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भैया कि सी ए, अच्छा ये दिया हुआ अपने पास में कि सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो m, दैट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो m। मतलब क्या हुआ कि दोनों इसमें अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, मतलब a माइनस बी अगर m से करता है, दोनों तरफ c से डिवाइड कर देंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी m से कटेगा, तो पीछे वाली बात है। लेकिन यहां पर दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 पे चल रहा है चर्चा, यानी कि c और m जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो पहले हमें ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है तो हमें वो प्रूफ करना है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं इसको, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, या इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे इसको, समझ लो बात। तो सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो m दिया हुआ है, इससे प्रूफ करना है हमको a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय m। इसका मतलब हुआ c a माइनस सी बी, इसको इधर ले आओ, डिफरेंस डिविजिबल बाय कितना m होगा, इसका मतलब m डिवाइड करता होगा कितना c a माइनस सी बी, दोनों में से c कॉमन लिया, चूंकि c प्राइम नंबर है, दो नंबर के प्रोडक्ट में c, दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें एक नंबर प्राइम नंबर है वो डिविजिबल है किससे, m से, टोटल प्रोडक्ट डिविजिबल है m से। अब देखो जैसे हमने कहा कि m से पूरा पूरा डिविजिबल है, कौन सर, 10 और 5, 5 प्राइम नंबर, ये 2 मान लो, यहां पर 2 है, 2 से डिविजिबल है कितना, 10 पंचे 50 है डिविजिबल, 2 से 5 तो नहीं कटेगा, प्राइम नंबर है तो कटेगा कौन, 10, सिंपल बात है। इसका मतलब c प्राइम नंबर अगर है तो m प्राइम नंबर c को नहीं काट सकता, तो काटेगा किसको, a माइनस बी को,
इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि भैया अपने पास में जो सी एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। ठीक है भाई। अब आते हैं इसके दूसरे केस में, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम दिया हुआ है, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम का मतलब एम से हमने डिवाइड कर सकते हैं, एम से डिविजिबल है कितना, ए माइनस बी। बिल्कुल सर, इसका मतलब ए माइनस बी बराबर कितना, समथिंग इंटू एम। यस, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी जो है वो बराबर होगा एम इंटू सी के, सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब सी माइनस ए और सी ए माइनस सी बी जो है बराबर होगा एम इंटू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर सी के मतलब कोई भी इंटीजर, सी भी इंटीजर है और के भी इंटीजर है। इसका मतलब सी ए माइनस सी बी जो है डिविजिबल होगा किससे, एम से। बिल्कुल, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडुलो एम। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका यहां पर से कहा जाए तो नंबर थ्योरी जो है, नंबर थ्योरी का समाप्ति होता है, द एंड। मेरे ख्याल से इतना पढ़ लीजिएगा जितना हमने आपको करवाया है, इतना सारा अगर आप कवर अप कर लेंगे तो समझ लो जयकारा लग जाएगा। मतलब इससे कुछ करने की आवश्यकता है नंबर थ्योरी में और सेट थ्योरी में, दो बुक जो हमने बताया वन शॉट में, उतना करके जाओ, एग्जाम में एकदम मस्त मस्त रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, एग्जाम देखे आओगे। बाकी जो 3 बुक है अपने पास, मैट्रिक्स और थ्योरिफिकेशन और ट्रिगोनोमेट्री, उस पर एकदम बाहुबली बन के रहो। बाकी पर हल्का हल्का वन शॉट पर ही काम कर चला लेना है, काम से क्या आपका काम हो जाएगा, आपको इससे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो भी फ्री में, इस क्लास का जो भी पढ़ाया गया आपको, या आपको किसी भी क्लास का यूट्यूब पर करवाया क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्री में, तो मेरा ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम और ऐप दोनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं, ठाकुर सर मैथ्स के नाम से। ठीक है बंधु, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर वीडियो तनिक भी फायदा पहुंचाए तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, सेमेस्टर बनने वाले बच्चों के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। और हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।